नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ की सूझबूझ। एक रोटी खाकर सीमा देवी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू नेहा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म करो शर्म। यह सुनते ही सीमा देवी जी अपना हाथ पीछे कर लेती हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाती हैं। सीमा देवी की बहू उनके साथ कितने ही दिन से ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक रोटी रख कर देती थी, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और सीमा देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही सीमा देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती तो नेहा उनको कहती थी, शर्म करो शर्म। देखने वाले तो यही देखते कि बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। सीमा देवी जी मन महसूस कर वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही से खाना खाने नहीं दिया था। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे सीमा देवी जी में कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज बनाती तो वह भी अपनी सास को नहीं देती थी। सीमा देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। सीमा देवी जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी सीमा देवी जी की नजर अपनी चारपाई के सामने पड़ी। चारपाई के नीचे रखे संदूक पर पड़ी। सीमा देवी जी ने अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीट कर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पर लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। सीमा देवी जी के पति के देहांत को 3 साल हो चुके थे। सीमा देवी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अतुल, छोटे बेटे का नाम आकाश है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी थी। बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है, जबकि सीमा देवी जी मुंबई में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह मुंबई में ही नौकरी करता है। आकाश की पत्नी का नाम श्वेता है। आकाश के 2 बच्चे हैं। सीमा देवी जी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में एक बार ही घर आता है और माँ को फोन भी 1-2 महीने में एक ही बार करता है। आकाश की पत्नी श्वेता अपनी सास के पास कभी फोन तक नहीं करती है, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं करती है। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने सीमा देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना सीमा देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। सीमा देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बहुत सम्मान थी। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। सीमा जी के पति किशोर जी की इतनी कमाई नहीं थी। सीमा देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। सीमा देवी जी गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर चलाती थी। वह किशोर जी की कमाई बचाकर रखती थी। वह एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलता था। बहुत जरूरत पड़ने पर ही वह किशोर जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से सीमा देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। सीमा देवी जी और किशोर जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो सीमा देवी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया।
दोनों बेटे और बहू का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब से किशोर जी का देहांत हुआ था, तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो सीमा देवी जी झेल ही रही थी, परंतु कुछ दिनों से श्वेता उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी, वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आकाश को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी, उस दिन आधा दिन सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और कुछ पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। सीमा देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। सीमा देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती हैं, अपने पति को याद करती रहती हैं। अपने पुराने फोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक जमाने में वह क्या थी और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी थी। अपने पति और अपनी पुरानी फोटो देखकर सीमा देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूंगी। इतने कष्ट सहकर हमने यह घर बनाया था और इसी घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वे एल्बम देखकर बंद करती हैं, तो उनकी नजर घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर सीमा देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती है कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। सीमा देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देती हैं और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली सगुना देवी जी के पास जाती हैं। सगुना देवी जी उसे समय कमरे में बैठी हुई माला जाप कर रही थी। सीमा देवी जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं और उनको अपने पास बिठा लेती हैं और उनसे पूछती हैं, क्यों बहन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है ना? इस समय कैसे आना हुआ? यह पूछने पर सीमा देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ, तो एक रोटी के खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। कितने दिन हो गए बहू का ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो, बहन तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा करने के बाद, 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था। रोजाना नहलाना पड़ता था। दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था। फिर सुबह शाम को दूध निकाल कर उस दूध को बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्तों में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर, तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाया था और आज हमारे ही बसे बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं है। एक वह अतुल है, उसको तो जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही हैं, कहाँ की रही हैं, कहाँ मर रही हैं,
उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक बार भी नहीं पूछता है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही यह लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। एक छोटा सा कच्चा घर, फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की, तब हमें जाकर वह घर मिला था। उनके पास कुछ ना होता, तब भी हम उनकी सेवा ही करते। हमें कुछ मिलता है या ना मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। शगुनी देवी जी सीमा देवी जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती हैं, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। उन्होंने तो बेटे और बहू को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगी। तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर सीमा देवी जी उदास होकर कहती हैं, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर वह आज जीवित होते हैं तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरे यह तो मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया में चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे दो बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे, परंतु बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या-क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बहन, मुझे तुमसे एक काम है। तो सुगनी देवी जी सीमा देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब सीमा देवी एक फोन नंबर निकालकर सुगनी देवी जी को देती हैं और कहती हैं, यह नंबर मेरे बेटे अतुल का है। इस नंबर पर फोन करके कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हारा छोटा भाई आकाश तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सगुनी देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फोन करती हूँ। सगुनी देवी जी अपने पति के फोन से अतुल को फोन करती हैं और सीमा देवी जी के सामने ही वह बातें कह देती हैं जो सीमा देवी जी ने उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर अतुल हैरान हो जाता है और सगुना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी, जो आपने हमें फोन कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर सगुना जी फोन काट देती हैं और सीमा देवी जी को बताती हैं कि वह सुबह तक पहुंच जाएगा। यह सुनकर सीमा देवी जी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करती हैं और सगुना जी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर सीमा देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आंखों ही आंखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह सवेरे उठते ही सीमा देवी जी स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर किचन में जाती हैं, अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं, आराम से चाय पीती हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे अतुल के कमरे में भी सीमा देवी जी ताला डाल देती हैं। आकाश और श्वेता अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी और आकाश के ऑफिस की भी छुट्टी थी।
इसलिए सब आराम से सो रहे थे। सीमा देवी जी सबके उठने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद श्वेता जाग जाती हैं। शौचालय में जाने के बाद हाथ मुंह धोती हैं और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती हैं और किचन खोलने की कोशिश करती हैं, तो देखती हैं कि किचन में ताला लगा है। यह देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमाती हुई बोलती हैं, यह किचन में ताला किसने डाला है? सीमा देवी जी आराम से बैठी हुई होती हैं। सीमा देवी से जब कई बार पूछ लेती हैं, तो सीमा देवी जी बड़े आराम से कहती हैं कि किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो श्वेता चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही सीमा देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती हैं। श्वेता जी के दो थप्पड़ खींचकर मारती हैं। श्वेता जमीन पर गिर जाती हैं। सीमा देवी जी कहती हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना। मेहनत कर करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जुबान खींच लूंगी। श्वेता ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपनी सास को बहुत सीधी सादी घरेलू गांव वाली महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि सीमा देवी जी इतनी सीधी सादी महिला भी नहीं थी कि जो बहू की अत्याचार चुपचाप से सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज सुनकर आकाश भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। आकाश पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो सीमा देवी जी उत्तर देती है, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसा हो ही ना हो। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं है। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है यह भी तो बताओ मुझे। आकाश हैरान होकर पूछता है। तो सीमा देवी जी कहती हैं कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने क्यों नहीं देती हैं। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे कहती है कि शर्म करो शर्म। बहुत दिन हो गए इसको मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज बनाती है तो वह मुझे देती नहीं है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती हैं। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह से यह सब बातें सुनकर आकाश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। आकाश गुस्से में श्वेता से पूछता है, श्वेता, क्या माँ सच कह रही है? श्वेता के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है। वह सर झुकाए बैठी रहती है। आकाश समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। आकाश को इतना गुस्सा आता है कि वह श्वेता को बहुत जोर से झकझोर देता है और दो थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है। डोरबेल बजती रहती है तो आकाश अपने गुस्से को शांत करके दरवाजा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है ना? आपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर अतुल कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे क्यों कुछ बताएं? और यह कहकर अतुल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। श्वेता अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही अतुल और नेहा अंदर आते हैं तो सामने सीमा जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर सीमा देवी जी कहती हैं, हाँ, तू तो मेरे मरने का इंतजार में ही था। तुझे लगा कि तेरी माँ अब मरने वाली है
तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूं। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती नहीं है, हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। अतुल शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो इस पर सीमा देवी जी कहती हैं, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे सगुना से फोन मैंने ही कराया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हालचाल पूछते हैं कि माँ कहाँ की रही है, कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है? मैं आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। अतुल और नेहा की नजर रसोई और अपने कमरे पर पड़ती है, जिसमें ताला डाला हुआ था। वह दोनों कुछ समझ पाते, इतने में सीमा देवी जी कहती है, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दी, और आज तुम दोनों के लिए एक माँ की दो रोटी भारी पड़ रही है। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ को दो रोटी नहीं दे सकती, तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूं? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है, उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वह तुम्हें दो रोटी भी नहीं देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करती हूँ कि मैं आज से वृद्ध आश्रम में जाकर रहूंगी, और यह घर भी मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहू के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। अब से हम आपको किसी भी चीज में कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी सीमा देवी जी के पैरों में गिरती हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर सीमा जी कहती हैं कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली, तब मैं यह घर तुम दोनों को दूंगी, नहीं तो यह घर मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। तो बेटे पूछते हैं कि माँ, क्या शर्त है आपकी? सीमा देवी जी कहती हैं कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछ कर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूंगी, और जब भी मन करेगा तो मैं बड़े के साथ रहूंगी। और तुम्हारी पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही आश्रम चली जाऊंगी। दोनों बेटे और बहू एक ही सुर में कहते हैं, माँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर सीमा देवी जी खुश हो जाती है, जाकर किचन और अतुल के कमरे में से ताला खोल देती है और दोनों बहू से कहती हैं, जाओ, जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। सीमा देवी जी अतुल और आकाश से कहती हैं, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर सीमा जी भावुक हो जाती हैं और उन्हें अपने यह दोनों छोटे नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। सीमा देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती हैं और रोने लगती हैं। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें नादान बच्चे समझकर माफ कर दो माँ। सीमा देवी जी रोते हुए कहती है कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हो। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। अगर तुम मेरा दिल खोलकर देख सकते हो, तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीरकर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती हैं और देखती हैं कि तीनों माँ बेटे रो रहे हैं, तो यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय के अंदर भी ममता भी जाग जाती है और दोनों बहुत ही भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। सीमा देवी जी के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि माँ, हमें भी माफ कर दो, हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे
तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सीमा देवी जी दोनों बहू को अपने पैरों से उठा लेती हैं, अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब नेहा और श्वेता बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने सीमा देवी जी को खर्चा देने लगे थे। सीमा देवी जी कभी अपने छोटे बेटे के पास रहती तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती। दोनों ही बहुएं अब सीमा देवी जी की खूब सेवा करती थी। सीमा देवी जी के दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करते थे। अपनी माँ से पूछे बिना एक भी काम नहीं करते थे। सीमा देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने घर की समस्या को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता-पिता को प्यार व सम्मान दें, तो माता-पिता को बुढ़ापे में कभी भी कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।